हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आपका कराने वाले हैं बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट का 7 टेस्ट। जैसे कि 6 सेट करा चुके हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा लिए गए जो टेस्ट है, उसमें से जो 6 सेट है वो आपको करा दिया गया है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने वो तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे इस 6 भी टेस्ट जो हुआ है ना, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप पीडीएफ ले लीजिए और वहाँ से अपना टेस्ट लगा लीजिए। और टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और उसका आंसर मिलाने के लिए आप वीडियो देख लीजिए, जिसमें पूरा ऑप्शन के साथ आपका डिस्कशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो इस योजना का, इस टेस्ट का अधिक से अधिक फ़ायदा ले सके और अपने बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, फुल लेंथ टेस्ट, और ये है टेस्ट नंबर 7, जो 18/6/2025 को हुआ है। ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको 18/6/2025 को हुआ है, लेकिन आज आपको मिल रहा है 27/6/2025 को। तो ऐसे घबराने की कोई दोस्तों नहीं है। अभी तक दोस्तों सिर्फ 11 टेस्ट हुआ है। जैसा कि आज आपको बता देते हैं कि आज आपका 7 टेस्ट है, और कल आपका 8 टेस्ट मिल जाएगा, 8 नंबर, और परसों 9 नंबर मिल जाएगा। तो आपका ये 11-12 जितने भी टेस्ट है, करंट टेस्ट में आप 2 से 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। आप टेस्ट लगाइए और कितना सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू उस पर करते हैं। बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 7। तो जैसा कि सामने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी, तो किसकी थी? तो ये मराठा प्रशासन की थी। किसकी थी? तो मराठा प्रशासन की थी। अगले क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो वो आपका अकबर था। कौन सा था? तो अकबर था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया? अस्थाई बंदोबस्त है वो किसके साथ किया गया था? ऑप्शन आपके पास दिया है, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ। ऑप्शन सी है मुकदमों के साथ। ऑप्शन डी है किसानों के साथ। तो जो इसका सही राइट आंसर होगा वो होगा जमींदारों के साथ। क्या होगा? जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह जो है तो वो 1820 को हुआ था। कब हुआ था? वो 1820 को हुआ था। अगले क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करके, भारत में पुनः जागरण, भारत में पुनः जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? भारत में पुनः जागरण अग्रणी आंदोलन के दूत कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो भारत में पुनः जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन के होते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है, ये आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी श्रद्धानंद कहलाते हैं। तो इसमें बताना है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाते हैं? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर किंग कहलाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की होते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। आपके सामने दिया हुआ है जो उनकी समाचार पत्र है और किसने लिखा उसके बारे में दिया गया है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, मौलाना आज़ाद जो है अल हिलाल ने लिखे हैं, लोकमान्य तिलक भी केसरी ने लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेरोल्ड है, लेकिन महात्मा गांधी द पायनियर, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के होते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शुरुआत होता है? जो आपका, जो भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में चलने वाली एनफील्ड राइफल जो था, इसका कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 1856 को किया गया था। दोस्तों, यही आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति होने की अगर शुरुआत भी बोले तो यहाँ से भी आपका शुरुआती कारण माना जाता है, क्योंकि ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, एनफील्ड राइफल जो बनता था, इसके वजह से ये 1857 की क्रांति की और शुरुआत का एक बीज तैयार हुआ।
अगले क्वेश्चन की बात हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि 1857 के जो विप्लव नायक थे उनके कार्य क्षेत्र कौन कौन थे। तो दोस्तों इसमें से आपको एक चीज़ याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को अगर करना होगा तो सबसे आसान तरीका होता है कि 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन नहीं याद है तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो आपको याद है। तो आपको पता है कि कुंवर सिंह जो थे, वीर कुंवर सिंह, ये आरा से, कहाँ से, आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो सी का 3, तो देखिए ऑप्शन में क्या आपको सी का 3 अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सी का 3 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने क्या की अध्यक्षता की थी, तो वो बेलगांव का अधिवेशन था जो 1924 में हुआ था। उसी में महात्मा गांधी ने क्या किया, अध्यक्षता किए थे, और 1924 और 10 साल के बाद क्या किए थे, अपनी अध्यक्षता को कांग्रेस से त्याग भी दिए थे 34 में। अगले क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। जो बंगाल विभाजन है उस बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा आपका 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। अगले क्वेश्चन की होते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख है उस शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रियदर्शी के नाम से। किससे, तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा अभिलेख है वो किस शासक के बारे में विषय में जानकारी देता है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल शासक, यानी हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने लिखवाया, तो खारवेल शासक ने लिखवाया था। तो खारवेल शासक ने, तो उसी के विषय में जानकारी मिलता है, तो किसमें, हाथी गुफा अभिलेख, किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में। अगले क्वेश्चन की होते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है, कौन सा गलत मिलान, यानी बताना है कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जो उसके लेखक ही नहीं है। तो इसका जो आपको सही राइट आंसर होगा क्या होगा, तो वो होगा कादम्बरी, कादम्बरी जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया। अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। तो 3 नगरों का जो अवशेष है वो कौन सा स्थल है जहाँ पे 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो वो आपका धौलावीरा में, कहाँ हुआ है, धौलावीरा में हुआ है। ठीक है, बाकी मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है। क्या है, सुमेलन सही नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है, तो कालीबंगा सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। अगले क्वेश्चन करते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है आपको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद वेद में मिलता है, और ऋग्वेद की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। और ऋग्वेद जो है वेदों के संग्रह को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उपनिषद हो गया, यजुर्वेद हो गया, भगवत गीता हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन माना। महावीर का प्रथम अनुयायी जो था कौन बना, तो वो जमाली बना था, जो उनके दामाद थे वही सबसे पहले महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे। अगले क्वेश्चन कहते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी, तो वो आपको कौलिय वंश से संबंधित थी। किससे, कौलिय वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु 7 दिन के बाद हो गई थी। कितने दिन के, 7 दिन के बाद हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या करना है, इसमें भी आपको मिलान करना है। क्या करना, महाजनपद दिया और उनकी राजधानी दिया है, तो देखिए इसको आपको मिलान करना है। जैसे कि आपको इसमें से भी तो सेम चीज़ें जो वहाँ पे आपने किया है, ठीक यहाँ पे भी आप उसी प्रकार से करिएगा जिस तरह से आप पिछले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके सामने दिया हुआ कि मत्स्य, कि आपको पता है कि मत्स्य का राजधानी होता है विराटनगर होता है। क्या होता है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर होता है। देखिए यहाँ पे मत्स्य जैसे विराटनगर देखिएगा, मैं इसको 4 ऑप्शन कर लेता हूँ। देखिए मत्स्य का क्या होता है, विराटनगर। ए का 3 चाहिए, तो देखिए ए का 3 कहाँ है, ए में है, नहीं है, बी में है, सी में है, डी में है, नहीं है, यानी ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। अब बी और सी बचा, अगर जिन लोगों को याद है सही तो वो आगे के बारे में देख ले, अगर नहीं याद है तुक्का लगा सकते हैं, यहाँ से आप बी और सी में से कोई एक लगा सकते हैं। 50% है, सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले की। तो जो आपका अस्मक है, अस्मक
तो अस्मक का संबंध पोटन से, किससे? पोटन से। तो देखिए अस्मक का संबंध पोटन से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये भी चलिए। अब देखते हैं सूरसेन। सूरसेन का संबंध किससे? मथुरा से। किससे? सूरसेन का संबंध किससे? मथुरा से। तो क्या सी का 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से आपको देख लीजिए। मत्स्य का संबंध किससे? विराटनगर से। मत्स्य का संबंध किससे? विराटनगर से। कुरु का संबंध किससे? इंद्रप्रस्थ से। किससे? इंद्रप्रस्थ से। सूरसेन का संबंध किससे? तो मथुरा से। जबकि अस्मा का संबंध किससे? पोटन से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जनसंख्या घनत्व पूछा है। क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? शिवहर में। कहाँ है? शिवहर में। अगर वहीं सिर्फ जनसंख्या पूछा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में हो गया। क्या हो गया? पटना में हो गया। गया क्या है? सबसे गर्म जिला है। गया क्या है? सबसे गर्म जिला है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 है। कितना? 1106 है। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2016 को पारित किया गया। कब किया गया? 2016 को पारित किया गया। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? पीर पहाड़ी है। क्या है? पीर पहाड़ी। यानी बिहार में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सा है? तो पीर पहाड़ी है। कौन सा है? पीर पहाड़ी है। सॉरी दोस्तों, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछा है ना, ऊंची चोटी। तो ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी होगी। क्या होगी? सोमेश्वर की पहाड़ी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन करिए। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण जो थे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित। किससे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो आपका पूर्णिया है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, कि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। यानी किशनगंज, जैसे कि आपको बता दें, जो बिहार है, बिहार कुछ इस प्रकार से हमारा, इस प्रकार से। ठीक है, चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे किशनगंज है, और यहाँ पे पूर्णिया है, और यहाँ पे कटिहार है। यहाँ है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन नेपाल के साथ सीमा है? तो आपको पता है कि उत्तर में क्या है? बिहार का। नेपाल है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको किशनगंज है, ये तो साझा करेगा। मधुबनी, सीतामढ़ी भी करेगा, लेकिन पूर्णिया जो है ये साझा नहीं करेगा। ठीक है, और आपसे पूछते कि नेपाल के साथ जितने भी राज्य लगते हैं उस सबका जिला है, उस सबका नाम बताना है। तो कैसे बताइएगा? तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और आगे क्या होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आपको बता ही देते। ठीक है, जो नेपाल है, क्या है? नेपाल। ये नेपाल जो है, ये बिहार के 8 जिले इसके साथ साझा करते हैं। कितने जिले साझा करते हैं? 8 जिले साझा करते हैं। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक होता है, क्या होता है? पप्पू, हाँ मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि लिखने में आ जाए। तो जो इसका ट्रिक होता है वो होता है पप्पू, सीम, सूप में रिया के लिए किया। ठीक है, यानी पप्पू सीम, पप्पू सीम सूप में रिया के लिए किया। प से क्या होता है? पश्चिमी चंपारण। पूर से क्या होता है? पूर्वी चंपारण। सी से क्या होता है? सीतामढ़ी। एम से, म से क्या होता है? मधुबनी। ठीक है, सू से क्या होगा? सुपौल। सू से सुपौल। रिया,
री से मतलब अररिया, री से अररिया, और के से किशनगंज, के से किशनगंज। ठीक है, अब अगले की ओर आते हैं। अब आपके आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है आपका? दक्षिण में। कहाँ है उत्तर प्रदेश? कहाँ है, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश जैसे कि यहाँ पे आपका ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेपाल है, ये झारखंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूपी है, और ये क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। अगले की ओर आते हैं। तो यूपी में जो है आपका, यूपी में, ठीक है, तो यूपी में जो आपका बिहार के जिले हैं, यूपी में बिहार के जिले हैं, वो कितने साझा होते हैं? 8 साझा होते हैं। कितने साझा होते हैं? 8 साझा होते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको व्हाइट पेज पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा यूपी है, ठीक है, यूपी, यूपी के साथ कितने? 8 जिले साझे होते हैं। कितने? 8 जिले साझे होते हैं। इसका जो ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या होता है? रोक, भोग, सीसा, गो। क्या होता है? गो। ठीक है, या मैं आपको इसका मैप के साथ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको आसान लगेगा। ऐसे यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, फिर आपको मैप भी दिखा देता हूँ। रोक से क्या होगा? रोहतास। क से क्या होगा? कैमूर। भो से क्या होगा? भोजपुर। व से क्या होगा? बक्सर। सो से क्या होगा? सुपौल। सो से क्या होगा? सुपौल। फिर उसके बाद क्या होगा? सिवान। फिर गो से क्या होगा? गोपालगंज। फिर से क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। ये इसके ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये है बिहार का मैप। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की पुलिस का एग्जाम दे रहे तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर कैसे होगा? देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका नेपाल है। कहाँ पे? उत्तर में। मैं इसको रेड कर लेता हूँ। कहाँ है आपका? ठीक है, ये उत्तर में। कहाँ पे? उत्तर में। ठीक है, ये आपका उत्तर में। ठीक है, ये आपका कहाँ है? साउथ, मतलब दक्षिण में। ये आपका कहाँ है? पूरब में। कहाँ पे? पूरब में। ये आपका कहाँ है? पश्चिम में। कहाँ है ये? पश्चिम में। ये आप लोग तो इतना जानते ही होंगे, ये इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। जो आपका अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे ये कि जो बिहार है, यानी बिहार नेपाल है, नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं अपने बॉर्डर? इस चीज़ को यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बोलिएगा, बोलने की देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। देखिए शिवहर जो है ना, ये शिवहर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवहर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इससे कई तरह से याद रख सकते हैं, अपने अपने तरीका है याद करने का। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं आती, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता गई, क्या सीता, सीता गई, मधु लेकर सूप ले, मधु में गई, सूप लेकर अर्घ दी, और क्या की? किशन को। बोल सकते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता गई, सीता मधु गई, सीता मधु गई, सूप लेकर अर्घ दी किशन को। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। या फिर आप जो ट्रिक बोले, पप्पू सीम, पप्पू सीम, पप्पू सीम सूप मेरिया के लिए किया। या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के। क्या है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश का आपको कैसे याद रखना है? उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा होता है उसको आपको कैसे याद रखें? तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। क्या है पश्चिमी चंपारण? गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। इसको दो दो बोल सकते हैं, जैसे कैमूर रोहतास, बक्सर भोजपुर, सिवान सारण, पश्चिमी चंपारण गोपालगंज। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अब उसी प्रकार झारखंड की बात करते हैं। किसकी? झारखंड के। झारखंड में क्या होगा? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्या होगा? भागलपुर, कटिहार। ये इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होगा? रो, और, गा, न, जा, बाबू, भाग के, कटिहार। रो और गा न जा बाबू, भाग के कटिहार। रो और गा न जा बाबू, रो और गा न जा बाबू, भाग के कटिहार। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा आपका? ये झारखंड का हो जाएगा। और उससे पर अगर पश्चिम बंगाल का बोले तो किशनगंज, पुड़िया, कटिहार है। इसे के पी के भी बोल सकते हैं, किशनगंज, पुड़िया, कटिहार। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है, और वो ये है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप लिखिएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की बात कर दें, 4, 4 के बाद क्या आता है? 8, और उसके बाद 1, 481। ये आपको यहाँ भी याद होगा, तो ये आपको पता चल ही जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जान जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, वो किस स्थान पे हुआ था? तो वो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ था। अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा पंथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा पथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है बौद्ध संगीति जो नहीं हुआ था? तो बताना है कि कौन सा जो है बौद्ध संगीति, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगादेव। इससे बताना है कि सही कौन नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो वो गंगादेव, सॉरी कर्नाटक वंश, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देश में कुल मखाना उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में उत्पादित करेगा? तो 90%। कितना? 90% है। और मखाना के उत्पादन का जो फैक्ट्री बनने वाला है कहाँ बनने वाला है? तो बिहार में बनने वाला है। द बिहार हेरोल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द बिहार हेरोल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक को भौर का तारा कहता है? किसे एक का भौर तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक को भौर का तारा कहा जाता है? तो भौर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को भौर का तारा कहा जाता है। जिस अक्षांश पे वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह होता है, जिस अक्षांश पे वार्षिक तापांतर जो होती है वह न्यूनतम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? पृथ्वी ग्रह संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसी एक का बना होता है, वो किस चीज का बना होता है? तो वो क्रोमियम का बना होता है। किसका? क्रोमियम का बनता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। जब पृथ्वी SC के यानी SPC होता है, तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगा तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? किस चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो परतदार एवं ओसारी चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी होती है, उससे सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? सबसे अधिक लंबा तट रेखा है वो किस राज्य में है? तो सबसे अधिक लंबी तट रेखा तमिलनाडु में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वो आपका अरवाली पहाड़ी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो 10वां सदस्य बना है, कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 44 में था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा आपको पेश किया गया था? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बना? उद्देश्य क्या बना, यानी हमारे भारत देश का क्या बना? प्रस्तावना बना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोगों ने कहाँ से लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हम लोग कहाँ से लिए? ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हम लोग क्या से थे? यूनाइटेड किंगडम से लिए। कहाँ से लिए? सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किसकी बात करें? DPSP की बात करें, किसमें है? तो भाग 4 में। ये हम लोग कहाँ से लिए? तो ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। देखिए A का 3 कहाँ दिया है? तो A का 3 आपका न A में है न C में।
ठीक है। अब देखिए मैचिंग कौन कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है, सी और डी में हमको देखना है, यानी सी और डी में देखना है कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है, यानी समवर्ती सूची, सूची के जो विषय है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, सूची का जो विषय है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है ये बताना। तो सूची का जो विषय है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए सी का वन कहाँ है, तो सी का वन डी में दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम चीज़ें दी है उसी प्रकार से कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 नहीं पता है, छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे है, मूल कर्तव्य से, किससे है, मूल कर्तव्य से। सी का 4, सी का 4 कहाँ है, ऑप्शन सिर्फ एक में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, और हमारे अभी वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। कितना है, 11 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रवा प्रावधानित है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है प्रावधानित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून का समान संरक्षण है, तो वो अनुच्छेद नंबर क्या है, 14 है। क्या है, अनुच्छेद 14 है। इसमें कानून के समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता भी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संविधान के अंतर्गत जो होता है मूल अधिकार होता है उसका जो संरक्षण होता है वो कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्षमता प्रदान है, तो किसके द्वारा जारी कर सकता है, तो वो आपको अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के उत्तर 48 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, किसके अंतर्गत के तहत होता है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। राज्यसभा और लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा रहना चाहिए, तो 14 दिन में लौटा रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, लोकसभा का कोरम जो होता है कुल सदस्य का कितना होता है, तो 1/10 होता है। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना, तो दक्षिण अफ्रीका बना, और उप विजेता कौन बना, ऑस्ट्रेलिया बना, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा। भारत चुनाव आयोग के मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया, तो 1200 कर दिया। कितना कर दिया, 1200 कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश का धड़कन नामक अभियान को शुरू किया है, तो वो किसने किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, वो मिजोरम बना है। कितना, 98%। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया है, मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को लॉन्च किस वर्ष किया गया है, तो 2026 में किया जाएगा। कब किया, 2026 में किया जाएगा। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 18वीं सॉरी 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय विषय क्या है, तो स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य सभा की बात कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए एक विषय। अगले क्वेश्चन के, तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर को घोषित किया। किसको किया, इंदौर को किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो वो 151वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 151वां स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन की, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ये आपका ऑपरेशन केलर शुरू किया था। किसने, ऑपरेशन केलर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया जाएगा, तो अनुपम खेर को दिया जाएगा। चर्चा में रहे थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से। किससे, मणिपुर से। अगले क्वेश्चन, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, पताल का उचित विलोम क्या होगा, आकाश होगा, आकाश। ठीक है। सुंदर शब्द का सही विपराठक शब्द क्या होगा, तो सुंदर शब्द का जो सही विपराठक शब्द होगा पदसूरत होगा। क्या होगा, पदसूरत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है, तो इसमें मूल भौतिक राशि कौन सी है आपकी, विद्युत धारा। इसका सही मात्रक एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसमें सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन है। कौन सी है, विस्थापन है। और विस्थापन जो होता है ये क्या होता है, जीरो भी होता है,
इसकी दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। रक्त दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया तो स्फीग्नोमीटर का उपयोग किया था। वहीं बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब को मापने की करते हैं। अगर वायुमंडलीय दाब जो अचानक अगर बैरोमीटर नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश वारिश होने की संभावना होती है। और ये धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, मौसम साफ होने की संभावना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है। न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो किस से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जानता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब भी अगर व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है और उसको अपना भार कब मालूम होता है? कि जब लिफ्ट की त्वरित गति क्या होती है, ऊपर जाती है। जब व्यक्ति ऊपर जाएगा तो उसको भार क्या होगा, अपना अधिक दिखाई देगा। जब वही व्यक्ति अगर नीचे क्यों रहता है लिफ्ट में तो उसको भार हल्का प्रतीत होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का सबसे मूल्य कारण है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग और उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकाल देने की इस सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है जिसके कारण से जो पेन की स्याही होती है उसे निकालने की क्या सलाह दी जाती है। क्या ये सलाह दी जाती है? अगले क्वेश्चन की बात है, कुछ युक्तियां हम संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए तो इसमें से बताना है कौन सा युग में सुमेलित है, मतलब सही है। तो देखिए, जो आपके सामने जनरेटर है तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से करता है। यानी एक दो, एक दो, एक दो, एक दो दो, इसमें है चार है, इसमें दो है चार है, ये तो सब नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। उसका पीएच मान बताना है। क्या बताना है? पीएच मान बताना है। तो देखिए, लाल लिटमस को नीला करता है, इसका एक ट्रिक होता है, अनील, अनील, अनील। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यानी ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन 8.5 होगा। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ से भी देखिए, 7 क्या होता है? उदासीन होता है, 5 अम्ल होता है, 1 अम्ल होता है और उदासीन है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो उदासीन है तो कोई ये रंग तो नहीं देगा। फिर ये, लेकिन यहाँ पे 5 है, 1 है, दोनों अम्ल है, ये उदासीन है, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा, जो क्षार दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला ठोठा, हाइपो। ठीक है। तो जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा किस चीज़ का होता है? तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट करते हैं, Na2CO3। ठीक है, इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है। ए का 4 कहाँ दिया है? ए का 4 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन डी में, ए में नहीं दिया है, तो दोनों खत्म। ठीक है। कास्टिक सोडा या नीला ठोठा होता है, नीला ठोठा CuSO4 × 5H2 होता है। नीला ठोठा को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो नीला ठोठा के जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो नीला ठोठा का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला ठोठा भी बोलते हैं। क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट को नीला ठोठा भी बोलते हैं। तो सी का दो कहाँ है? बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है। वहीं कास्टिक सोडा का, तो कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि नीला ठोठा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और हाइपो को क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है। ठीक है। अगले कोई, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो बताना है कि वो आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की बात है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरेंस भी है, लेकिन ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसमें से नोबेल गैस बताना है, हीलियम। इसका ट्रिक और नोबेल गैस की संख्या होती है 6 होती है। कितनी? 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये होता है नोबेल गैस की। ठीक है। या इसका ट्रिक होता है, हीना का एक्सरे रंगीन, हीना का एक्सरे रंगीन, यहाँ से इसका 6 नोबेल गैस निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही
सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं। एस्पारिक एस्कार्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता, लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है, ये आपको बताना है कि मीठा चीनी इसमें से कौन सा है, तो वो फ्रक्टोस। क्या है? फ्रक्टोस। रेशम कीट का पालन क्या करता है? रेशम कीट के पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु का जो खोज है वो ल्यूनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूनहॉक ने। ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम जो होता है, ईस्ट और मशरूम जो होता है वो किस श्रेणी से आते हैं? तो ईस्ट और मशरूम जो होते हैं फफूंद, फंगी फंगी जो होते हैं उसके श्रेणी से आते हैं। लाल रुधिर कड़ी वाहिनी जंतु है, लाल रुधिर कणिक वाहिनी जंतु है तो क्या है? केचुआ है। क्या है? केचुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कीट नहीं है। तो इसमें से आपका जो कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइट्रोकांडिया कहलाता है। क्या कहता है? माइट्रोकांडिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर 85 नंबर। बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार का आपका घास है। बांस क्या है? एक प्रकार का घास है। अगले क्वेश्चन की ओर 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फल क्या होता है? फल कहाँ होता है? तो फल अंडाशय में होता है। फल कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक। उसके बाद बीज की बात करें तो बीज कहाँ होता है? बीजांड में होता है। क्या होता है? बीजांड में होता है। तो देखिए बी का वन कहाँ है? बी का वन, बी का वन, ए का फोर, ए का फोर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। वहीं कास्ट की बात करें तो कास्ट कहाँ होता है? तना में होता है। और मंड जो होता है वो कहाँ? स्टार्च कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। आपको इसमें क्या था? सुमेलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था आपका 51 से 56 में हुआ था। ए का दो, ए का दो कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में निकल जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना बी का, सॉरी 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 प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका 51 से 56 हुआ था ना, तो ए का दो, ए का दो, ए का दो। ठीक है। बी में भी है और सी में भी है। ठीक है। अब इसको साइड करते हैं, अगले की ओर आते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना आपको बताना है कि तीसरी पंचवर्षीय कब हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो आपको अब 5-5 साल का डिफरेंस हुआ था। 51 से 56, तो 56 से 61 और 61 से 66, 61 से 66, 61 से 66। तो तीसरा का कौन होगा? थ्री होगा। तो देखिए ए का दो, बी का तीन, दो तीन, दो तीन दोनों में दिया हुआ है। अगले की ओर आते हैं। चार एक यानी सी और डी ही डिवाइड करेगा। तो 61 से 56, 61 से 66 दिया तीसरा। तो चौथा पंचवर्षीय क्या होगा? 66 से 71। क्या होगा? 66 से 71। तो 66 से 71 दिया है? नहीं दिया है। तो कैसे होगा फिर? 66 से 71 नहीं दिया तो आपको उसके आसपास ये चीज दिया ना कि 69 से 74 दिया है। तो ये होगा तीसरा पंचवर्षीय योजना। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया है प्रथम पंचवर्षीय तो 51 से 56 हुआ था। दूसरा 56 से 61। तीसरा 61 से आपका 66 हुआ था। लेकिन चौथा पंचवर्षीय योजना दिया है। तो चौथा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि बीच में एक बंद हो गया था, जिसके बाद योजना आयोग गया था, उसकी वजह से ये फिर 69 से 74 चला था। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी का फोर देखिए, सी का फोर। और छठा पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चला था। इस तरह से भी मिला लीजिएगा। सही ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन जो किया था वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किया। उस वक्त जो आय को बताए थे वो कितने बताए थे? 20 रुपये। इतना 20 रुपये बताए थे। भारत में बैंकिंग प्रणाली के उच्चतम बैंक कौन है? भारत में बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्चतम बैंक है वो कौन है आपका? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जबकि अब क्वेश्चन आता है मैथ का, तो मैथ का क्वेश्चन 3 4 के पावर n और 4 3 के पावर n निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा? तो आपको कुछ नहीं करना। एन का जो मान है ना, एन का मान कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए। तो आप 1 से शुरू करिए, क्योंकि जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, पूरा नंबर होता है। इसलिए इसको नहीं करिएगा, एक को पुट करिएगा। एक को पुट करके हल करिएगा, तो इसका जो सही राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। तो यदि वो 60 प्रश्न हल करता है तो 130 अंक में टोटल कितना अंक प्राप्त करेगा? तो जो इसका सही राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही राइट आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जबकि वहीं 94 की बात करें तो 94 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 95 की बात करें तो 95 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 96 की बात करते हैं तो 96 नंबर क्वेश्चन जो है, 96 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 क्वेश्चन की बात करें तो 97 नंबर क्वेश्चन की जो सही राइट आंसर होगा 97। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा ए। 99 और 100, 99 नंबर और 100 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने टोटल 100 क्वेश्चन कराए और 100 क्वेश्चन में आपने टोटल कितना सही किया वो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।